आइए, आपका स्वागत है बिहार टॉपर्स के एक और नए वीडियो में। आज की इस गहरी चर्चा का विषय बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। हाँ, ये एग्जाम स्पेशल होने वाला है। बिल्कुल। मुद्दा है भारत की सांस्कृतिक विरासत और 2025-2026 के नए जीआई टैग्स। ये उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक खास सूची है जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जो कि बहुत अहम है। पर यहाँ सबसे बड़ा लक्ष्य इन टैग्स को सिर्फ रटना नहीं है। मतलब बस याद नहीं करना है। वही तो, जीआई टैग का अर्थ ही यही है कि किसी उत्पाद की खासियत सीधे उसकी भौगोलिक उत्पत्ति से जुड़ी हो, जैसे वहाँ की मिट्टी हो गई या वहाँ की जलवायु या परंपरागत कौशल। सही कहा। अगर परीक्षार्थी इन टैग्स के पीछे की कहानी समझ लें तो ये तथ्य हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो चर्चा को क्रमानुसार आगे बढ़ाते हैं। जहां भी दो टैग्स एक साथ आएंगे, हम उनकी तुलना करेंगे ताकि याद रखना आसान हो। ये एक बेहतरीन तरीका होगा। तो सफर की शुरुआत राजस्थान की मिट्टी से करते हैं। 2026 के लिए नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। अब अश्वगंधा तो आमतौर पर हर जगह मिलती है ना? मिलती तो है, पर देखिए नागौर की जड़ी बूटियों में एक अलग बात है। वहाँ का जो ड्राई क्लाइमेट है और बलुई मिट्टी है, वो इस पौधे पर एक स्ट्रेस डालती है। एक प्राकृतिक दबाव। हाँ, जिससे इसकी जड़ों में विटिनोलाइड्स नाम का रसायन ज्यादा बनता है और यही इम्यूनिटी बढ़ाता है। मतलब मिट्टी का कर्कश होना ही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। सही पकड़ा। अब अगर शरीर को अंदर से मजबूत करने की बात हो चुकी है तो बाहरी पहनावे पर चलते हैं। आंध्र प्रदेश का 2025 का टैग पोंडुरु खादी। बिल्कुल, एक औषधि और एक परिधान। तो क्या पोंडुरु खादी की बुनाई भी किसी खास भौगोलिक स्थिति पर निर्भर है? हाँ, इसे पुनासा और हिलवाइट नामक स्थानीय कपास से बनाया जाता है और सबसे रोचक बात यह है कि इसमें किसी लोहे या धातु के औजार का इस्तेमाल होता ही नहीं है। बिना धातु के औजार के? ये कैसे संभव है? इसे मछली के जबड़े की हड्डी और लकड़ी से साफ किया जाता है। इससे रेशा टूटता नहीं और कपड़ा बेहद मुलायम बनता है। परीक्षार्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि एक तरफ नागौर सेहत दे रहा है और दूसरी तरफ पुंदुरु स्वदेशी विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। अब सीधे दक्षिण भारत चलते। तमिलनाडु के 2025 के टैग्स का तो पूरा एक कल्चरल पैकेज ही मिल गया है। हाँ, राज्य ने 4 अलग क्षेत्रों में दावेदारी की है। तिरुचिरापल्ली की वुरायूर कॉटन साड़ी, जिसका जिक्र तो चोला साम्राज्य में भी था। और इस बुनाई में मिठास घोलने का काम करता है कविंदपादी शक्करा। ये आम चीनी बिल्कुल नहीं है। इसे गन्ने के रस को परंपरागत विधि से उबालकर बनाते हैं, बिना किसी केमिकल के। वहीं तो इसीलिए इसका रंग थोड़ा गहरा होता है और कैल्शियम और आयरन सुरक्षित रहते हैं। साथ में खाने की थाली को पूरा करने के लिए थुया मल्ली चावल भी है और बच्चों के खेलने के लिए अम्बा समुद्रम चौप्पू नामक लकड़ी के खिलौने हैं। अगर परीक्षा में मैच द फॉलोइंग का सवाल आता है तो इनका वर्गीकरण समझना होगा। साड़ी और खिलौने हस्तशिल्प में आएंगे। बिल्कुल। शकारा खाद्य पदार्थ में आएगी और चावल जो सफेद चमेली के फूल जैसा दिखता है और कीड़ों का प्राकृतिक रूप से सामना कर सकता है, वो कृषि श्रेणी में आएगा। खिलौने भी प्राकृतिक रंग और सुरक्षित लकड़ी से बनते हैं। एक ही राज्य कृषि, भोजन और कला तीनों में अपनी पहचान बना रहा है। अब हस्तशिल्प की ही बात आई है तो एक ऐसी तुलना देखते हैं जो रसोई से राजमहल तक जाती है। आप तमिलनाडु के नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर की बात कर रही हैं। हाँ, ये प्राकृतिक नरम पत्थर के बर्तन हैं। और दूसरी तरफ है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का हीरा, जिसे 2025 का टैग मिला है। दोनों जमीन से निकलने वाले पत्थर हैं, पर क्या दोनों को एक ही श्रेणी में रखना ठीक है? दोनों नेचुरल गुड्स के दायरे में आते हैं, पर इनका मूल्य बिल्कुल अलग दिशाओं में जाता है। नमक्कल पत्थर की थर्मल कंडक्टिविटी कमाल की होती है। मतलब धीरे गर्म होता है और लंबे समय तक गर्मी बनाए रखता है। हाँ, जिससे खाने के पोषक तत्व जलते नहीं हैं। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम भी जोड़ता है। ये सेहत का प्रतीक है। जबकि पन्ना का हीरा भारत की एकमात्र सक्रिय खदान से निकलता है। बिल्कुल, इसकी चमक और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भौगोलिक उत्पत्ति का नतीजा है। एक पत्थर को आम कारीगर अपने हाथों से तराशकर परिवार की सेहत बनाता है और दूसरा खदान से निकलकर सीधा विलासिता का प्रतीक बन जाता है। परीक्षार्थियों के लिए ये तुलना बहुत काम की है। पत्थर के इस विश्लेषण में एक और नाम जुड़ता है, गुजरात का अंबाजी संगमरमर, जिसे 2025 का जीआई टैग मिला है। अपनी बेदाग सफेदी और टिकाऊपन के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। बड़े मंदिर इसी ठोस संगमरमर से बनते हैं। पर अगर हम इसकी तुलना गोवा की ओजोफोनी से करें तो काफी विरोधाभास दिखता है। अंबाजी संगमरमर
ठोस, निर्जीव और स्थायी हैं। जबकि ओजोफोनी तरल और जीवंत संस्कृति का हिस्सा है। इसे काजू के फल या ताड़ी को मिट्टी के बर्तनों में पारंपरिक तरीके से डिस्टिल करके बनाया जाता है। काजू के रस को पैरों से कुचलना और खास तापमान पर सड़ने देना ये सिर्फ गोवा की जलवायु में ही संभव है। एक शांति का प्रतीक है और दूसरा जश्न का। एकदम सही कहा। अब आते हैं राजस्थान के थार मरुस्थल पर। वहां 2025 का जीआई टैग मिला है सांगरी की फली को, जो खेजरी पेड़ से मिलती है, जिसे थार का कल्प वृक्ष कहते हैं। पर सूखे रेगिस्तान की इस फली में ऐसी क्या खासियत है? ये सिर्फ सब्जी नहीं, उस कड़ी धूप का वरदान है। जब भीषण सूखा पड़ता है और बाकी फसलें नष्ट हो जाती हैं, तब भी खेजरी हरा भरा रहता है। और इसकी फलियों में प्रोटीन और फाइबर भारी मात्रा में होता है। इसे सुखाकर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे ये मारवाड़ी व्यंजनों की जान बन गई। इसके बिल्कुल विपरीत भौगोलिक स्थिति केरला में दिखती है, जहां कन्नडी पाया को टैग मिला है। ये हरे भरे घने जंगलों से आती है। आदिवासी समुदायों द्वारा बांस और बेंत से बुनी गई पारंपरिक हस्तकला। एक तरफ रेगिस्तान की मिट्टी आहार दे रही है और दूसरी तरफ जंगल की नमी जटिल पैटर्न वाली हस्तकला बना रही है। ये भौगोलिक विविधता का बेहतरीन उदाहरण है। इसी विविधता को आगे बढ़ाते हुए मेघालय चलते हैं। यहाँ के 2 टैग्स का संयोजन काफी खूबसूरत है, पर परीक्षार्थियों को थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है। पहला है राइंडिया, जो कि एक एरी सिल्क है, और दूसरा है खासी हैंडलूम। रिंडिया को खिमसा रेशम भी कहा जाता है। आमतौर पर रेशम के लिए कीड़ों को गर्म पानी में उबालते हैं, पर रिंडिया में ऐसा नहीं होता। यही तो इसकी तकनीकी खासियत है। एरी सिल्कवर्म के ककून में एक छोटा सा छेद होता है। कारीगर तब तक इंतजार करते हैं जब तक कीड़ा उड़ ना जाए। उस खाली ककून से धागा निकाला जाता है, इसलिए अहिंसा। बिल्कुल। इसे रंगने के लिए भी सिर्फ प्राकृतिक पत्तों का इस्तेमाल होता है। ये पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल है। वहीं खासी हैंडलूम खासी जनजाति की महिलाओं की पहचान है। उनके सदियों पुराने कौशल और हस्तशिल्प की विरासत। रिंडिया अहिंसा दर्शाता है और खासी हैंडलूम जनजाति की सांस्कृतिक पहचान। अब थोड़ा स्वाद की तरफ चलते हैं, जहां मुकाबला है कुदरती मिठास और इंसानी कारीगरी का। गुजरात के नवसारी और वलसाद क्षेत्रों से अमलसाद चीकू को 2025 का टैग मिला है। इसकी खास मिठास और पतले छिलके के पीछे वहां का कोस्टल जलवायु असर डालता है। अरेबियन सी की नम हवाएं और मिट्टी के खनिज, जिससे चीकू में गूदे और फ्रक्टोज की मात्रा बढ़ जाती है। ये प्रकृति की सीधी देन है, पर पश्चिम बंगाल की नोलिन गुड़ संदेश इससे अलग है। हाँ, ये प्रकृति और पाक कला दोनों का उदाहरण है। सर्दियों की सुबह खजूर का रस निकालने वाले लोग ताज़ा रस इकट्ठा करते हैं, जिससे नोलिन गुड़ बनता है। फिर उस गुड़ को ताज़े छेने के साथ मिलाकर एक खास तापमान पर संदेश बनाया जाता है। एक एग्रीकल्चर श्रेणी में है और दूसरा फूड स्टफ में, जहां इंसानी कारीगरी ने कुदरत की मिठास को नया रूप दे दिया। परीक्षा में इन कैटेगरीज पर अक्सर सवाल घुमाए जाते हैं। सही ध्यान दिलाया। अब खाने से आगे बढ़कर कपड़ों पर रंगों के जादू की बात करते हैं। गुजरात के अहमदाबाद का सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट। इसमें लकड़ी के छोटे छोटे थप्पों से कपड़ों पर जटिल छपाई की जाती है। इसका इतिहास तो व्यापार से जुड़ा लगता है। सौदागरी का अर्थ ही व्यापार है। एक समय पर इन रंग बिरंगे कपड़ों को श्याम, यानी आज के थाईलैंड, निर्यात किया जाता था। इसमें कपड़े पर बाहर से रंग को दबाकर छापा जाता है। पर त्रिपुरा का रिगनाई पचरा इससे बिल्कुल विपरीत है। हाँ, ये त्रिपुरा की मूल निवासी महिलाओं का पारंपरिक परिधान है। इसे किसी ब्लॉक से नहीं छापा जाता, बल्कि बैकस्ट्रैप लूम पर बुना जाता है। महिलाएं लूम को कमर से बांधकर धागे को कसती हैं। कपड़े का ढांचा और रंग दोनों एक साथ बुने जाते हैं। गुजरात में कपड़ा पहले बनता है और रंग बाद में लगता है, जबकि त्रिपुरा में कपड़ा और पैटर्न दोनों एक साथ जन्म लेते हैं। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। अब एक ऐसी तुलना देखते हैं जो शायद ही सोची गई हो। स्वर और स्वाद का मेल। महाराष्ट्र के मिरज शहर के सितार और तनपुरा के ध्वनि गुणवत्ता बेहद शानदार होती है। इसका राज पंढरपुर के आसपास की मिट्टी में उगने वाले एक विशेष सूखे कद्दू में छिपा है। उसका आकार और डेंसिटी ध्वनि को बेहतरीन तरीके से रेजोनेट करता है। और इस संगीत के ठीक सामने है तमिलनाडु का कुंभकोनम पान। कावेरी डेल्टा की मिट्टी में उगने वाले इस पान की नसें अलग होती हैं, जिससे इसमें एक खास तीखापन और औषधीय गुण आता है। एक मिराज का सितार हमारे कानों को सुकून देता है और दूसरा
कुंभकोणम का पान पाचन तंत्र को आराम देता है। अतिथि सत्कार की सदियों पुरानी परंपरा। इसी सत्कार से जुड़ा एक और टैग है तमिलनाडु का थोवलाई फूल माला। ये मालाएं मंदिरों का अभिन्न हिस्सा है, पर इनमें क्या खास है? वहां की मिट्टी और हवा फूलों के सुगंध को तीव्र बनाती है, पर इससे भी बड़ी बात कारीगरों की फोल्डिंग तकनीक है। हाँ, जिससे तोंफड़ियां टूटती नहीं है और माला कई दिनों तक ताजी रहती है। इस पवित्र सुगंध की तुलना हम तेलंगाना की वारंगल चापाटा मिर्च से कर सकते हैं। वारंगल चापाटा मिर्च की तो बात ही अलग है। इसमें कैप्सिसिन यानी तीखापन बहुत कम होता है, लेकिन इसका ASTA कलर वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। यानी ये किसी भी व्यंजन को आकर्षक और गहरा लाल रंग देती है बिना उसे ज्यादा तीखा किए। दुनिया भर में फूड कलरिंग के लिए इसकी भारी मांग है। एक तरफ मंदिरों की पवित्र सुगंध और दूसरी तरफ दुनिया भर की रसोइयों में आकर्षक लाल रंग। बिल्कुल। और अब हम इस GI टैग्स की जानकारी के अंतिम दौर में आ गए हैं, जहां मैदान और महफिल आमने सामने है। पहला टैग मिला है जम्मू कश्मीर के मशहूर विलो बैट को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कश्मीरी विलो लगातार इंग्लिश विलो को टक्कर दे रहा है। कश्मीर का ठंडा जलवायु लकड़ी को एक ऐसी डेंसिटी और शॉक एब्जॉर्प्शन देता है जो बल्लेबाजी के लिए आदर्श है। और इस जोश के ठीक सामने आखिरी टैग है उत्तर प्रदेश के बनारसी शहनाई। बनारस के कारीगरों की ये कला उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की विरासत को संजोए हुए हैं। इस शहनाई को बनाने में सागवान या शीशम की लकड़ी का इस्तेमाल होता है और छेद बिल्कुल सटीक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ बनाए जाते हैं ताकि सुर बिल्कुल पक्के निकलें। इन दोनों का एक सूची में आना भारत की आत्मा का सही चित्राना है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय खेल का जोश है और दूसरी तरफ भारतीय शास्त्रीय संगीत की रूहानी विरासत और ठहराव। आगामी परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करें। अगर 2025-26 के GI टैग्स की ये सूची उपयोगी रही तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी परीक्षा से जुड़ा अपडेट न छूटे।